राजू ने इतनी रात को जब मंदिर की सीढ़ियों पर किसी को बैठा हुआ देखा तो बेचारा तरस खाकर ये सोचने लगा कि शायद कोई रास्ता भूल गया है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया है। मुझे इंसानियत के नाते इसकी मदद करना होगी। और राजू ने घोड़े को लगाम देकर मंदिर की जानिब किया। उसके बाद राजू के कदम अपने आप मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वो जो कोई भी मंदिर पर बैठा हुआ था उसकी मदद करना चाहता था। राजू को मंदिर की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा खौफ भी आ रहा था, लेकिन उसके मदद के जज्बे के आगे ये खौफ बहुत मामूली था। जब थोड़ा वो आगे बढ़ा तो उसे सीढ़ियों पर बैठी औरत के खदोखाल साफ साफ नजर आ रहे थे और उसे ये मालूम पड़ चुका था कि ये कोई औरत है। वो लाल साड़ी में लिपटी नौजवान औरत थी। बड़ी सियाह चादर उसने सिर पर ओढ़ रखी थी, जिसके पल्लू से उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। राजू उस औरत के करीब आया और कहने लगा, माफ करना, आप कौन हैं और इस वक्त इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है? अगर मदद की जरूरत है तो मुझे जरूर बताएं। वो औरत बिल्कुल खामोश रही। तब राजू की परेशानी मजीद बढ़ गई। तभी राजू फिर से कहने लगा, देखो, मुझे भी जल्दी से जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो मेरे साथ आइए, मैं तांगे से आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। लेकिन वो औरत फिर भी खामोश रही। तभी राजू चिढ़कर बोला, अजीब औरत है यार, साला भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा अब। राजू ने उसके बाद वापसी की राह ली, लेकिन तांगे में राजू का घोड़ा शदीद डरा हुआ था, जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। राजू ने उसके बाद जाकर अपने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहने लगा, चलो दोस्त, हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब हम अपने घर की जानिब रवाना होते हैं। शायद ये कोई घर से भागी हुई लड़की है जो अपने प्रेमी के इंतजार में बैठी हुई है। अब हमें क्या करना? हमारा काम था एक बार उससे मदद का पूछ लेना। अब उसका आगे तो वो बोलती तो ही कुछ कर पाते ना। घोड़ा हिनहिनाया जोर से, शायद वो राजू से इत्तेफाक नहीं कर रहा था। उसके बाद काशीपुर तक आते आते आधी रात राजू को बीत चुकी थी। घर पर उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हाल उसका इंतजार कर रही थी। राजू जब घर तक पहुंचा तो उसे आता हुआ देखकर उसकी बीवी भागकर उससे चिमट गई, उसके गले लग गई और कहने लगी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? राजू ने घोड़े को बांधा, लेकिन उसके तेवर अब बदले हुए थे। राजू समझा शायद थकन की वजह से उसका घोड़ा परेशान है। तभी राजू उसकी बीवी को समझाते हुए बोला, मेरी मधुबाला, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि इतनी फिक्र ना किया करो, सवारी में तो देर सवेर हो ही जाती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। सवारी शांति नगर की थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई। तुम चिंता मत किया करो। उसके बाद राजू और उसकी बीवी अंदर गए। उसके बाद राजू की बीवी उसके लिए खाना लेकर आई। खाने से फारिग होकर राजू बाहर सहन में बंधे हुए घोड़े के पास आया। घोड़ा अब भी खौफजदा था और दूसरी तरफ उसको खाने के लिए डाली गई घास भी अभी तक ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई थी। राजू को घोड़े की कैफियत बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो तो अब भी यही समझ रहा था कि शायद घोड़ा शदीद थका हुआ है, इसी वजह से ये ऐसा कर रहा है। पर सच तो ये है कि घोड़े ने वो कुछ देख लिया था जो राजू नहीं देख पाया था, या फिर राजू ने इर्द गिर्द की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए राजू को वो चीज पता नहीं थी जो घोड़े को पता पड़ चुकी थी। उसके बाद राजू का घोड़ा दिन ब दिन लागर और कमजोर होता जा रहा था। उसने अपने घोड़े की ये हालत देखकर परेशानी का इजहार किया। अपने घोड़े की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था राजू। तभी उसकी बीवी मधुबाला ने उसे मशवरा दिया कि आप घोड़े को ले जाकर शहर के किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टरों को बता दीजिए। अगले दिन राजू गाड़ी अड्डे से सीधा शहर में जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंच गया। वो डॉक्टर बड़ा उम्र दराज था। उसने घोड़े का मुआयना किया। घोड़ा अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर राजू को थमाते हुए कहा। डॉक्टर कहने लगा, देखो, मैंने दवाइयां तो दे दी है, मगर। राजू दवाई की पर्ची लेकर हैरत से पूछने लगा, मगर क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे घोड़े को? डॉक्टर बोला, दवाइयां तो शरीर पर असर करती हैं, लेकिन आपका घोड़ा कुछ और चीज का शिकार है। आपका घोड़ा तो शदीद डरा हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसे दवा देने के साथ साथ इसका ख्याल भी रखें। ऐसा लग रहा है इसने कोई इंतहाई खतरनाक चीज और खौफनाक किस्म की चीज देख ली है। राजू की हैरानगी में मजीद इजाफा हो चुका था और वो कहने लगा, मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने उसे मजीद समझाया, देखो भाई, इंसान जो नहीं देख सकते, जानवर वो भी देख लेते हैं। कोई भी शय, कोई भी आफत, कोई भी रूहानी मखलूकात, जिन्नात, भूत वगैरह। अब राजू और यकीनी तौर पर हैरत में आते जा रहा था। तभी डॉक्टर साहब बोले, राजू, ये कोई अजीब बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है, यह हकीकत है। जानवर ऐसी चीजें देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाता। तुम अपने दिमाग पर जोर डालो राजू। घोड़े की यह हालत कब से है और कुछ ऐसा वाकया जो तुम्हारे सामने बिल्कुल अजीब पेश आया हो, वो मुझे याद करके बताओ। राजू कुछ देर तक तो सोचता रहा, तवक्कुफ करता रहा। उसके बाद एकदम से बोला, हाँ डॉक्टर साहब, मुझे याद आ गया। थोड़े दिन पहले मैं बहुत ज्यादा घर आने में लेट हो गया था और पास वाले गांव में सवारी को छोड़कर मैं वापस रामपुर की तरफ ही जा रहा था कि तभी
अचानक मेरी नजर पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ पर कोई बैठा हुआ था और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक कन्या थी। मैंने उसके पास ही डॉक्टर साहब तांगा रोका था, मगर हैरत की बात है डॉक्टर साहब कि मेरे बार बार पूछने पर भी वो औरत मुकम्मल तौर पर खामोश ही बैठी रही। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया क्योंकि उसने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर एक चादर से ढका हुआ था। वापस आया जब मैं अपने घोड़े के पास तो घोड़े की यही हालत देखी। घोड़ा बिल्कुल डरा हुआ और बिल्कुल खौफ में था और अब वो आपके सामने है। देख लीजिए आप ही इसकी हालत। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे घोड़े को आप ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ राजू भाई कि वो कन्या कोई आम लड़की नहीं थी, वो मावराई मखलूक थी जो जंगलों में रहती है। तुम्हारे घोड़े ने उसी को देख लिया है, तभी से बेचारा ये डर के मारे जी रहा है, क्योंकि राजू भाई जानवर वो कुछ देख लेते हैं जो आम आंखें नहीं देख सकती हैं। आपके घोड़े को मैंने दवाई तो दे दी है उसके जिस्म के लिए, मगर मेरी मानो तो अच्छे किसी पंडित से घर में पूजा करवाओ, हवन करवाओ और तुम्हारे घोड़े को भी उनको ही दिखाओ और आगे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम जो करना चाहो। लेकिन हाँ, ये जरूर बता दूं कि तुम्हारे घोड़े के पास वक्त बहुत कम बचा है। अब तो राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस परेशानी में फंस चुका है। उसने घोड़े के लिए मेडिकल से दवाई ली जो डॉक्टर ने लिखी थी। सूरज ढलने में अभी काफी वक्त बाकी था। वो सीधा अपने तांगे को लेकर गाड़ी अड्डे पर आ गया। आज भी तिहाड़ी का वही आलम था, वैसे ही उस दिन जैसे ही आज आलम था, आज भी उसे सवारी ना मिली। इधर सूरज ढल चुका था और अब रात की तारीकियां बढ़ती जा रही थी। आज फिर वो बहुत ज्यादा मायूस था। उसने घोड़े की तरफ देखा और फिर वापसी की राह ले ली। उसका खाली तांगा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। पुराने मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। तभी राजू को अचानक दूर से एक साया नजर आया जो रास्ते पर खड़ा हुआ था। राजू ने उसे देखकर सुख का सांस लिया कि शुक्र है कोई तो सवारी मुझे मिली। जब वो करीब आया तो उसे पता चला कि वो कोई औरत है। जब उस औरत के करीब पहुंचा और देखा कि औरत ने अपना चेहरा घूंघट में छुपा रखा है, तभी उसे देखकर राजू का घोड़ा तांगे में ही अजीबोगरीब आवाजों में चिल्लाने लगा। बड़ी मुश्किल से राजू ने उसे लगाम खींचकर काबू में किया। तभी राजू कहने लगा, अरे इसे क्या हो गया? क्योंकि राजू मुकम्मल तौर पर डॉक्टर साहब की सारी बातें भूल चुका था। तभी राजू बोला, कहिए कहाँ जाना है? औरत बिल्कुल खामोश खड़ी रही। उसकी खामोशी की वजह से राजू फिर से बोला, देखो बहन, मैं काशीपुर जा रहा हूँ और यहाँ तांगे के सिवा कोई और सवारी तुम्हें नहीं मिलेगी, वो भी इतनी रात को। अगर तुम्हें काशीपुर तक जाना है तो बैठ जाओ और अगर पैसे भी नहीं है तो फिक्र की बात नहीं है। वो औरत खामोशी से आकर राजू के तांगे पर बैठ गई। राजू का घोड़ा अब सरपट दौड़ा जा रहा था और राजू बार बार उस औरत की तरफ मुड़कर देख लेता था कि शायद उसके देखने की वजह से औरत कोई गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करे। लेकिन वो औरत तो बिल्कुल खामोश ही रही और वो अपना चेहरा छुपाए हुई थी। मौसम के तेवर अब बदल चुके थे और उसके बाद अचानक देखते ही देखते जोरदार आंधी शुरू हो गई। हवा का जोर शदीद था और शदीद आंधी के बाइस तांगा चलने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही थी। इतने वहशतनाक माहौल में राजू पर अब खौफ तारी होने लगा था। डॉक्टर की बात जब उसको याद आई तो उसे यकीन हो चुका था शायद वो पुरअसरार लड़की वही भला उससे वापस से टकराई है और अब वो मेरे तांगे पर ही विराजमान है। तभी तो दोबारा मेरे घोड़े की हालत खराब हो गई थी। इससे पहले कि खौफ की एक बड़ी लहर राजू के जिस्म में सराहियत करती, सामने एक उसे आदमी दिखाई दिया जो पैदल सड़क पर जा रहा था। वो नौजवान वर्दी पहने हुए था और सफर करने वाला बैग उसके पास था। राजू ने उसके करीब जाकर तांगा रोक दिया और कहने लगा, अरे दीपक, आप इस वक्त यहाँ? दीपक उसका बहुत अच्छा दोस्त था। दीपक फौज में चला गया था जबकि राजू उससे मुख्तलिफ था। राजू ने तांगा चलाना चुना था। अब क्या होगा इसके बाद और किस तरह राजू अपने आप को इस परेशानी से बचाएगा, इस बला से बचाएगा, ये देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में।